ये अमन एकेडमी के द्वारा क्लास संचालित किए जा रहे हैं और अमन एकेडमी प्रयागराज के बघाड़े में स्थित है। यहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको क्लास प्रोवाइड किए जाते हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो क्लास हैं वो आपको यहाँ से दिए जाते हैं। जिन बच्चों को तैयारी करना है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यहाँ आ कर के और सारी बातों को समझ सकते हैं। और शिक्षकगण अच्छे हैं, अच्छे लोगों की एक टीम है जो लगातार मेहनत करके आपको सफलता दिलाती जा रही है। जिन बच्चों को सफल होना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वहाँ यहाँ आ कर के वो संपर्क कर सकते हैं। पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आपको बता रहे थे बच्चे, डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में जानकारी दे रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में जो जानकारी आपको दे रहे थे, पूरे डाइजेशन को मैंने बताया कि 3 भागों में बांट लेते हैं इसको अध्ययन की सुविधा के लिए, और 3 भागों में बांट लेते हैं। एक कर लेते हैं मुख गुहा में पाचन, और दूसरा एक कर लेते हैं अमाशय में पाचन। अमाशय में पाचन एक तो कर लेते हैं मुख गुहा में पाचन, गुहा में पाचन। दूसरा कर लेते हैं अमाशय में पाचन, स्टमक। स्टमक में पाचन, मुख गुहा, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, कैविटी। तो एक हो गया मुख गुहा में पाचन, और दूसरा आपको पढ़ा दिए थे अमाशय में पाचन। यहाँ से आपको पढ़ाना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की स्थिति जो है आपको, ये है आपको आंत का भाग है, ये आंत का। तो एक तो आपने पढ़ लिया मुख गुहा में पाचन यहाँ पर, और दूसरा आप पढ़ लिए अमाशय में पाचन, और तीसरा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की अंदर की जितनी चीजें हैं, यह है तीसरा आंत में पाचन। तीसरा नंबर आंत में पाचन। आंत को कहते हैं इंटेस्टाइन, टाइन। ये तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे आंत में पाचन। तीसरा नंबर आप लिखे आंत में पाचन, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, आंत में पाचन, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, आंत में पाचन। अब देखो बच्चा, आंत में पाचन के लिए 3 रस होते हैं। आंत में पाचन के लिए कितने रस होते? 3 रस होते हैं। वो कौन कौन रस हैं? तो यहां देखिए, एक रस यहां से निकलता है, यहां से, इसको कहते हैं पित्त रस, पित्त रस ये। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइल जूस, बाइल, बाइल जूस, बाइल जूस। और ये जो है, यहां से एक रस निकल के इधर आता है इसमें आंत में, तो ये अग्न्याशय ग्रंथि है। इससे जो रस निकलता है इसको कहते हैं, दूसरे नंबर का जो रस है इसका नाम है अग्न्याशयी, अग्न्याशयी रस इसको कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाटिक जूस, जूस ये। तो एक पहला आपका रस हो गया पित्त रस, और दूसरा हो गया आपका अग्न्याशयी रस, और तीसरा रस इधर होता है, इधर आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों से निकलता है। और तीसरा जो रस होता है
इसको कहते हैं आंतरीय रस। आंतरीय रस, रस इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। ये तो आंत में पाचन के लिए कितने रस हो गए बच्चे? 3 रस। एक हो गया पित्त रस, पहला यहां से निकलकर जो यहां आता है। एक दूसरा हो गया अग्न्याशयी रस, और तीसरा इधर आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों से निकलता है, इसका नाम है आंतरीय रस। तो आंत में पाचन के लिए 3 प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन? पित्त रस, अग्न्याशयी रस और आंतरीय रस। ये तीनों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आंत में पाचन जो आप लिखे हैं, हाँ, इस आंत में पाचन जो लिखे हैं, इससे आगे इसमें लिखिए। तीनों रस को पहले बताइए, तो एक रस पर आते हैं पढ़ाने को। ठीक, लिखे। आंत में पाचन के लिए, आंत में पाचन के लिए 3 प्रकार के रस होते हैं। आंत में पाचन के लिए 3 प्रकार के रस होते हैं। आंत में पाचन के लिए 3 प्रकार के रस होते हैं। आप पहला रस का नाम लिखिए पित्त रस, बाइल जूस। पित्त रस, बाइल जूस। पित्त रस, बाइल जूस। पित्त रस, बाइल जूस। यहां देखिए बेटा, पित्त रस का निर्माण शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ, ये है यकृत। यह आपको डायग्राम दिए थे, यकृत। ये पित्त रस का निर्माण शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत में होता है, लीवर में। लेकिन इसका संचय पित्ताशय में होता है, गाल ब्लैडर में। आज समझ लीजिए, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। पित्त रस का निर्माण शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत में होता है, लेकिन इसका संचय पित्ताशय में होता है, गाल ब्लैडर में होता है। यह यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन 1.2 से लेकर 1.5 केजी तक होता है। कुल मिला के 1.25 किलो से लेकर 1.5 किलो तक, मोटी भाषा में आप जानिए, यह लीवर का वजन होता है। यकृत का वजन 1.2 से लेकर 1.5 लीटर तक होता है। लीटर नहीं, ये केजी तक होता है, केजी तक। ये अब पित्त रस तो निकल गया, बनाने का काम यकृत किया, लेकिन यह जो है स्टोर करने का काम गाल ब्लैडर करता है। ये गाल ब्लैडर, ये गाल ब्लैडर जब स्टोर करता है, तो पित्त रस जो होता है ना बेटा, पित्त रस एक दिन में 1 लीटर तक निकल आता है। यह पित्त रस पढ़ा रहे हैं, पित्त रस। ये पित्त रस एक दिन में लगभग 1 लीटर तक निकल आता है। इसका पीएच मान 7.5 से लेकर 8.6 तक होता है, पीएच मान। इसका मतलब कि यह पित्त रस एक क्षारीय द्रव है, क्षारीय द्रव है। ये एक चीज और सवाल पूछता है, किस रस में कोई एंजाइम नहीं होती? तो आप जान लीजिए, पित्त रस में ही कोई एंजाइम नहीं होती। यह पित्त रस करते क्या हैं? ये पित्त रस 2-3 काम करते हैं। एक तो आंतों को क्षारीय बनाते हैं, वसा के पाचन में मदद करते हैं, यानी वसा के अवशोषण में सहायता करते हैं।
और शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर करते हैं, पित्तरस। और पित्तरस शरीर के हानिकारक पदार्थों को कैसे बाहर करते हैं? तो यह ब्लड से जितने हानिकारक पदार्थ हैं उनको यकृत क्या करती है कि खींच लेती है, खींच करके पित्तरस बना देती है। यकृत से लगा हुआ जो थैली होती है, गाल ब्लैडर, उस थैली को दे देती है, इकट्ठा थैली में होता है और थैली से फिर डाइजेशन में जाता है। वो डाइजेशन में थैली वह जो खुलती है वो डाइजेशन में खुलती है और डाइजेशन जहां भोजन पच रहा है उसमें चला जाता है और फिर मल इत्यादि के माध्यम से शरीर से उत्सर्जी पदार्थ बाहर हो जाते हैं। इस तरह से लीवर जो है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करने में भी मदद करती हैं। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है लेकिन इतना काम करती है ये। और यदि यकृत में गड़बड़ी हो गई तो यहां पित्तरस प्रभावित होगा और कुछ और भी होगा। यकृत के गड़बड़ी के कारण पित्तरस जो यकृत होती, यकृत में जब गड़बड़ी हो जाती है तो रक्त में एक हानिकारक पदार्थ होता है, उसका नाम है बाइलिरुबिन। क्या नाम है? बाइलिरुबिन। बाइलिरुबिन, बाइलिरुबिन पदार्थ की मात्रा, बाइलिरुबिन पदार्थ की मात्रा 1% या mg लिखा जाता है या mg से प्रति 100 ml में निकाले जाते हैं। 100 ml में निकालते हैं मिलीलीटर में। 1 mg से अधिक होने लगती हैं प्रति 100 ml में, माने डॉक्टर जनरली परसेंटेज में बोलते हैं 1%। 1% से अधिक होने लगता है और जब 1% से अधिक होने लगता है रक्त में बाइलिरुबिन की मात्रा 1% से अगर अधिक होने लगेगा, 1% से तो कम हमेशा रहता ही है, लेकिन 1% से अगर अधिक होने लगेगा तो इनके कारण त्वचा का रंग पीला होने लगता है, आंखें पीली होने लगती हैं, पेशाब पीला होने लगता है, जिसको पीलिया या जांडिस बीमारी कहते हैं। तो पीलिया या जांडिस बीमारी आप जान लीजिए हमेशा यकृत के गड़बड़ी के कारण होता है, लीवर की गड़बड़ी के कारण होता है। ये बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चा, आ रही है? आगे ये लिखिए। पित्तरस में, पित्तरस बाइल जूस, पित्तरस को क्या कहते हैं? बाइल जूस। बाइल जूस, पित्तरस। लिखिए, पित्तरस का निर्माण शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत में होता है। यकृत में होता है, यकृत लीवर में होता है। यकृत को अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। लीवर में होता है। मानव लीवर का वजन 1.2 से लेकर 1.5 kg तक होता है। 1.2 से लेकर 1.5 kg तक होता है। लेकिन पित्तरस का संचय, पित्तरस का संचय पित्ताशय में होता है। पित्तरस का संचय पित्ताशय, अंग्रेजी में गाल ब्लैडर कहते हैं, पित्ताशय में होता है। यह क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय द्रव होता है। यह क्षारीय द्रव होता है। और जब क्षारीय द्रव का नाम आ गया ना तो ब्रैकेट में पीएच मान लिखिए
पीएच मान 7.5 से लेकर 8.6 तक पीएच मान ब्रैकेट में। यह क्षारीय द्रव होता है और एक दिन में लगभग 1 लीटर तक, एक दिन में लगभग 1 लीटर तक निकल जाता है, 1 लीटर तक निकल जाता है। एक दिन में लगभग 1 लीटर तक निकल आता है। अब पूछता है, यहां सवाल पूछता है किस रस में कोई एंजाइम नहीं होती है, तो इसी रस में आप जानिए, लिखिए इस रस में कोई एंजाइम नहीं होती हैं, इस रस में कोई एंजाइम नहीं होती हैं। इस रस में कोई एंजाइम नहीं होती। यह आंतों को क्षारीय बनाता है, यह आंतों को क्षारीय बनाता है और वसा के अवशोषण में, वसा के अवशोषण में, अवशोषण माने पाचन होता है भाई, वसा के पाचन में कहिए चाहे अवशोषण में कहिए, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। वसा के अवशोषण में सहायता करता है, वसा के अवशोषण में सहायता करता है। अरे वसा में अवशोषित विटामिनों देख रहे हैं ना आप, ए डी ई के, वसा में घुलनशील विटामिन है ना, तो इनका यहाँ पचने में मदद करता है। ये बी सी का मदद नहीं करेगा, लेकिन वसा में जो वसा युक्त मटेरियल है, जैसे भाभी बताए ना विटामिन ए डी ई के, वसा में घुलनशील है ना, इनको पचाने में यहाँ मदद करता है ये है? तो वसा के अवशोषण में मदद करता है और शरीर से हानिकारक पदार्थों को, आगे लिखे, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। यकृत के गड़बड़ी के कारण, यकृत के गड़बड़ी के कारण रक्त में पड़ा हुआ बाइलिरुबिन हानिकारक पदार्थ, रक्त में पड़ा हुआ बाइलिरुबिन, देखिए BILIRUBIN, बाइलिरुबिन पदार्थ की मात्रा 1% से अधिक होने लगती हैं। 1% डॉक्टर बोलते हैं, और इसका असली है 1 mg प्रति 100 ml में निकाला जाता है, mg लिख दिया जाता है। 1% से अधिक होने लगती हैं, जिसके कारण पीलिया रोग होने लगता है, जिसके कारण पीलिया रोग होने लगता है। पीलिया रोग होने लगता है, जिसके कारण पीलिया रोग होने लगता है, पीलिया रोग होने लगता है। अब बच्चा दूसरे नंबर पर आइए। आज दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे ये अग्न्याशयी रस या पैंक्रियाटिक जूस। दूसरा नंबर अग्न्याशयी रस, पैंक्रियाटिक जूस। अग्न्याशयी रस, पैंक्रियाटिक जूस। यहां देखो बेटा, यह यहां डायग्राम में भी देखिए,
यह अगन्याशय ग्रंथि है, ये ग्रंथ, ये आपके अगन्याशय ग्रंथि है। इस अगन्याशय ग्रंथ से जूस निकलता है और निकल कर इसमें आता है। ठीक, तो अगन्याशय रस, अगन्याशय ग्रंथ से जूस निकल कर जो इसमें आता है डाइजेशन में, ये इस रस को अगन्याशयी रस कहते हैं। तो कुल मिला के जानिए, यह जो रस है अगन्याशय ग्रंथ, अंग्रेजी में पैंक्रियाज ग्लैंड कहा जाता है, ये पैंक्रियाज ग्लैंड से निकलता है। यह क्षारीय द्रव होता है, क्षारीय द्रव, क्षारीय द्रव होता है ये। क्षारीय द्रव का मतलब कि पीएच मान लिखना होगा। पीएच मान इसका 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है पीएच मान। क्षारीय द्रव है, क्षारीय तो कुल है ही है। एक आमाशय को छोड़ करके सारे रस क्षारीय में मिलेंगे, क्षारीय तक कम बेसी होगा लेकिन क्षारीय में मिलेंगे। तो ये क्षारीय द्रव होता है, उसका पीएच मान 7.5 से लेकर 8.3 होता है। और इसको अगन्याशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, रस कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस। क्योंकि इसमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को पचाने वाली एंजाइम होती हैं। इसमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को पचाने वाली एंजाइम होती हैं इसमें। अरे सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ तो आप जान लीजिए, आपको आहार पढ़ाए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, खनिज, लवण और जल, जिसमें 4 का पाचन एकदम कन्फर्म होता है, जान लीजिए। इस रासायनिक पाचन कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, न्यूक्लिक अम्ल का, आज जो 4 पच गया ना बेटा, तब 5वां जो आपको बताए थे विटामिन, खनिज, लवण और जल, ये अपने आप सरल और विषाणुशील होकर चले जाते हैं। इनको रासायनिक एक्शन की जरूरत है नहीं, लेकिन 4 की जरूरत पड़ती है। और चारों को पहली बार जो रस पचाता है तो उसका नाम अगन्याशयी रस है। ये अगन्याशयी रस ही पचाता है। अमाशय के बाद ज्यादा से ज्यादा ये जो है अमाशय के बाद, यकृत के बाद शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि तो पैंक्रियाजे होती है, और ये भी बड़ी होती है, समझ रहे आप। और इनको जो है, ये जो पैंक्रियाज होती हैं, इनमें रस जो है, इनमें जो है, इनका रस जो है यहाँ 2 से 3 लीटर रस निकलता है, जान लीजिए आप ही। अगन्याशयी रस कम से कम पाचन में 2 से लेकर 3 लीटर तक निकल जाता है ये। इसमें भोजन को पचाने वाली जो एंजाइम है उनके नाम है, एंजाइम के, ये एंजाइम के नाम है भोजन को पचाने वाले। एक है एंजाइम, इसका नाम है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। एक दूसरी एंजाइम है, इसका नाम है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलेज। एक तीसरी एंजाइम है, इसका नाम है पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। एक चौथी एंजाइम है, इसका नाम है पैंक्रियाटिक न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज। ये सब एंजाइम है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करती हैं। आप ही मत जानिए बेटा कि एक ही बार प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, कई बार एक्शन होता है इसमें, तब जाकर के वो सरल और विषाणुशील होता है। तो ये ट्रिप्सिन जो है, यह प्रोटीन का पाचन करती हैं। ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ये पी का मतलब होता है, पी का पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाटिक, पी का मतलब पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं। पैंक्रियाटिक लाइपेज, यह वसा का पाचन करती हैं। पैंक्रियाटिक न्यूक्लिएज, यह न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करती हैं, न्यूक्लिक अम्ल का। ठीक, तो ये जो है, ये चारों का पाचन एक बार कर लेते हैं, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। समझ में बात आ रही है? ये सब आप लिखिए।
अगन्याशयी रस, हेडिंग होगी अगन्याशयी रस। लिखिए यह रस अगन्याशय ग्रंथि से निकलता है। यह रस अगन्याशय ग्रंथि से निकलता है। यह एक क्षारीय द्रव होता है। यह एक क्षारीय द्रव होता है। यह एक क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच मान लिखे 7.5 से लेकर 8.3 तक। यह एक क्षारीय द्रव होता है, ब्रैकेट में लिखे पीएच मान 7.5 से लेकर 8.3 तक क्षारीय द्रव होता है। इसे नहीं, एक लाइन और इसमें, यह एक दिन में 2 से लेकर 3 लीटर तक निकल आता है। यह एक दिन में 2 से लेकर 3 लीटर तक निकल आता है। इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी खाद्य पदार्थों को पचाने वाली एंजाइम होती हैं। एंजाइम होती हैं जो इस प्रकार हैं। एंजाइम का नाम लिखे, पहला ट्रिप्सिन। अरे भाई, ट्रिप्सिन अगवा लिख के एंजाइम लिख दीजिए। ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। और इसको लिखिए, यह प्रोटीन का पाचन करती हैं। यह प्रोटीन का पाचन करती हैं। दूसरा लिखिए, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं। यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं। तीसरा लिखे, पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज यह वसा का पाचन करती हैं। पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम यह वसा का पाचन करती हैं। पैंक्रियाटिक न्यूक्लिएज, पैंक्रियाटिक न्यूक्लिएज यह न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करती हैं। यह न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करती हैं। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करती हैं। अब तीसरा लिखे, आंतरीय रस, इंटेस्टाइनल जूस। तीसरा लिखे, इंटेस्टाइनल जूस, आंतरीय रस।
यहां देखो बेटा, यह आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों से ये निकलता है। यह आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों से ये निकलता है यह रस, इसको आंतरी रस कहते हैं। यह एक दिन में, यह एक क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय द्रव का मतलब तब पीएच मान लिखना होगा। पीएच मान 7.5 से लेकर 8 तक पीएच मान इसका होता है। ये क्षारीय द्रव होता है। यह एक दिन में लगभग 1.5 लीटर तक निकल आता है। यह हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव है, आंतरीय रस, और एक दिन में लगभग 1.5 लीटर तक निकल आता है। बात समझ में आ रही है? 1.5 लीटर तक। इसमें भोजन को पचाने वाले ये एंजाइम होती हैं। देखिए, पहला इरेप्सिन, इरेप्सिन एंजाइम, एंजाइम है सब, एंजाइम। दूसरा है इनवर्टेज, अब फिर एक और एंजाइम इसमें, माल्टेज, माल्टेज एक और एंजाइम, लैक्टेज, लैक्टेज एंजाइम है। तो इनवर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, हाँ, 3 एंजाइम एक साथ इसमें लिखा गया है। फिर इसके बाद तीसरा इंटेस्टाइनल, आई माने इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल, ये आई का मतलब आई, हाँ, आई लाइपेज, आई लाइपेज एंजाइम। और चौथा है आई न्यूक्लिएज, आई न्यूक्लिएज एंजाइम। ये सब एंजाइम है, ये सब एंजाइम है। यह इरेप्सिन एंजाइम क्या करती हैं? इरेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करती हैं। ये इनवर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज एंजाइम क्या करती हैं? ये तीनों एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं। ये आई लाइपेज एंजाइम यह वसा का पाचन करती हैं। आई न्यूक्लिएज एंजाइम यह न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करती हैं, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करती हैं। समझ में आ गया? इस तरह से ये पाचन क्रिया होती है। आपको अभी पढ़ा ले रहे हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे सवाल आते हैं, ठीक? हाँ, पहले आप लिखिए इनमें, आंतरीय रस में लिखिए, यह आंत की दीवार में पाई जाने वाली, यह आंत की दीवार में पाई जाने वाली हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, एक क्षारीय द्रव होता है, एक क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय का नाम आ गया। पीएच मान लिखे, पीएच मान 7.5 से लेकर 8 तक, 7.5 से लेकर 8 तक केवल। यह क्षारीय द्रव होता है। यह एक दिन में लगभग 1.5 लीटर तक निकल आता है। यह एक दिन में लगभग 1.5 लीटर तक निकल आता है। इसमें भोजन को पचाने वाली, इसमें भोजन को पचाने वाली निम्नलिखित एंजाइम होती हैं, निम्नलिखित एंजाइम होती हैं। ये पहला लिखे इरेप्सिन, पहला लिखे इरेप्सिन। हाँ, इरेप्सिन को आगे लिखे, यह प्रोटीन का पाचन करती हैं, यह प्रोटीन का पाचन करती हैं। दूसरा लिखे इनवर्ट, दूसरा एक एंजाइम हो गया। दूसरे में लिखे इनवर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, इनवर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज।
इनवर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, तीन एंजाइम एक साथ। इनवर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, इसको लिखेंगे यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं, यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं। हो गया। तीसरा नंबर लिखे आई लाइपेज, आई लाइपेज, आई लाइपेज लिखिए, यह वसा का पाचन करती हैं, यह वसा का पाचन करती हैं, यह वसा का पाचन करती हैं। हो गया। चौथा नंबर लिखे आई न्यूक्लिएज, आई न्यूक्लिएज, NUCLEASE, आई न्यूक्लिएज। चलने दीजिए ना। हाँ, ज्यादा हो रहा है। हाँ, आई न्यूक्लिएज, हाँ ये लिख दीजिए, यह न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करती हैं, यह न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करती हैं, यह न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करती हैं। तो हो गया। अब आंत में पाचन के लिए 3 रस हो गया, एक हो गया पित्त रस, और दूसरा हो गया ये अग्न्याशयी रस, और तीसरा हो गया आंतरी रस। ठीक। अब आप हेडिंग डालेंगे छोटी आंत। क्या हेडिंग होगी? छोटी आंत। अब आपकी हेडिंग होगी छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अरे पढ़ा रहे थे भाई, तीनों रस छोटी आंत का ही था, तो 3 जगह इतनी एंजाइम काम कर रही हैं, तब पाचन का अधिकांश हिस्सा किसमें होता है? पाचन का अधिकांश हिस्सा छोटी आंत के भागों में संपन्न होता है, और छोटी आंत का अंतिम भाग ये है इलियम। इलियम, इस इलियम में पचे हुए पोषक तत्व आ जाते हैं, आज तरल रूप में अब आ जाते हैं, सरल और विषणशील हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स, वाटर सरल और विषणशील में आ जाते हैं, द्रव में आ जाते हैं ये। यहां से छोटी आंत का अंतिम भाग जो इलियम है, इसका नाम इलियम है। इलियम, इलियम से पचे हुए पोषक तत्व अवशोषित होकर रक्त में चले जाते हैं, रक्त में, और रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं, रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। आज जब शरीर के विभिन्न भागों में जब यह पहुंचता है रक्त के माध्यम से, टूटा हुआ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, जब पहुंच जाता है विभिन्न भागों में, तो ये रक्त के माध्यम से कोशिकाएं ले लेती हैं, और जब कोशिकाएं ले लेती हैं तो कोशिका के अंदर ही चला जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। बस कोशिकाएं सही ढंग से काम करने लगती हैं। पाचन का अंतिम उद्देश्य होता है, और पाचन का यह अंतिम उद्देश्य बड़ी आंत, छोटी आंत के इस इलियम भाग तक आते आते पूरा समाप्त हो जाता है। यहाँ तक आते आते पूरा काम समाप्त। यहीं से रक्त में अवशोषित होकर के आज जितना चाहता है सब कोशिकाओं को पहुंचा दिया जाता है। यहीं से सब कोशिकाओं को, शरीर को पहुंचा दिया जाता है। यहाँ से पाचन क्रिया का आरंभ खत्म, पाचन का काम खत्म। अब इसके बाद आ जाती है बड़ी आंत। ठीक है, इसके बाद बड़ी आंत आ जाती है। बड़ी आंत को समझ लीजिए, तो एक बार हम लिखा देते हैं इनको। बड़ी आंत में जो है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, और थोड़ा बहुत वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक। और बड़ी आंत में का काम क्या है कि अपचय पदार्थ को शरीर से मल इत्यादि के रूप में
शरीर से बाहर निकालना बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है। ठीक, बड़ी आंत का जो सिक्कम भाग होता है, ये बड़ी आंत का जो भाग होता है, बड़ी आंत का जो यहां से यहां तक का भाग है, ये इसका नाम सिक्कम है। तब बड़ी आंत का जो सिक्कम भाग होता है, सिक्कम भाग में शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन होता है। शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन होता है और यह कीड़वन विधि से होता है। कीड़वन विधि से यह पाचन होता है सेलुलोज का। तो शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन, हाँ, ये बड़ी आंत के सिक्कम भाग में, यहाँ ये सिक्कम है, आई कोलन होता है, ये रेक्टम होता है, तो सिक्कम भाग में होता है और कीड़वन विधि से होता है। मानव के सर्वाहारी होने के कारण मानव के शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। बात समझ में आ गई? ये लास्ट है। अब लिखे छोटी आंत। छोटी आंत लिखे पाचन का अधिकांश अंश, पाचन का अधिकांश अंश छोटी आंत के भागों में संपन्न होता है। छोटी आंत के भागों में संपन्न होता है। छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम से पचे हुए पोषक तत्व अवशोषित होकर रक्त में छोड़ दिए जाते हैं। और रक्त के माध्यम से शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचा दिए जाते हैं। जिसे पचे हुए पोषक तत्वों का स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, अंग्रेजी में ए से लिखा जाता है, एसिमिलेशन, डबल एस। जिसे पचे हुए पोषक तत्वों का स्वांगीकरण कहते हैं। यह पाचन का अंतिम उद्देश्य होता है। यह पाचन का अंतिम उद्देश्य होता है। ये छोटी आंत के विषय में हो गया। अब आप लिखेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। सीधी बात, एकदम सीधा लिखे, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। अपचय पदार्थ मल इत्यादि के रूप में इकट्ठा होते हैं। अपचय पदार्थ मल इत्यादि के रूप में इकट्ठा होते हैं। और शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। बड़ी आंत में कुछ जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में कुछ जल का अवशोषण होता है। शाकाहारी जंतुओं के बड़ी आंत के सिक्कम भाग में, बड़ी आंत के सिक्कम भाग में
सेलुलोज का पाचन होता है। शाकाहारी जंतु कौन है? ब्रैकेट में लिख लीजिए गाय भैंस भेड़ बकरी। ब्रैकेट में लीजिए गाय भैंस भेड़ बकरी। सेलुलोज का पाचन इनमें होता है। और कीड़वन विधि से बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के माध्यम से, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के माध्यम से बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के माध्यम से संपन्न होता है। लेकिन मानव के सर्वाहारी होने के कारण उसके शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। हम लोगों में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, जान लीजिए आप। जब मानव की जात शाकाहारी थी तो यहां एक अपेंडिक्स होता था बड़ा सा। ये पाचन में मदद करता है, शाकाहारी जंतुओं में अब भी होता है। लेकिन जब मानव की जात सर्वाहारी हो गई तो यह अपेंडिक्स का कोई जरूरत नहीं रह गई। तो यह अपेंडिक्स जो होता है ना, सिक्कम में लगा हुआ छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी यह क्या करता है कि दर्द करने लगता है, सड़न होने लगती है। इसका कोई काम धाम तो मानव में है नहीं अपेंडिक्स का। तो सड़न होने लगता है तो पेट में भयंकर दर्द होता है। उसको कहते हैं अपेंडिक्स का रोग। डॉक्टर के यहाँ जब जाएंगे बस इसको काट करके बाहर कर देते हैं, काम खत्म, अपेंडिक्स का रोग खत्म आपको हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से बेटा आपको जो है ये आपको डाइजेशन का जो काम है, डाइजेशन का जो चैप्टर है वो हो गया समाप्त। और दूसरा नया चैप्टर जब शुरू होगा आपका तो वो दूसरे आपको ब्लड से शुरू होगा। आज तक इतना क्लास है, बस इतने तक। ये बच्चा कहाँ गए लड़के? क्लास बंद करिए। हाँ ठंडा हो जाए।